नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। यह भारतीय संविधान के सीरीज के अंतर्गत मूल अधिकार चल रहा है। मूल अधिकार आपको थर्ड सेशन में मिल जाएगा। थर्ड सेशन का 7वां वीडियो है। इससे पहले आपको 6 वीडियो बन चुका है। 7वां वीडियो आपको क्वेश्चन 152 to 172 तक कवर करा जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट MCQ है। तो क्वेश्चन नंबर 152 से शुरू किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आत्माभिसंसन के सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 20(1), ऑप्शन बी अनुच्छेद 22(c), ऑप्शन ए अनुच्छेद 20(1), ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20(3), ऑप्शन डी अनुच्छेद 20(2). ओके, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 20(3) में क्या है? आत्माभिसंसन के सिद्धांत दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में 3 सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। 20 के सब क्लॉज 1 में बताया गया है कार्योत्तर वृद्धि से संरक्षण। 20 के 2 में बताया गया है दोहरे दंड से संरक्षण। 20 के 3 में बताया गया है आत्माभिसंसन से संरक्षण। ओके, तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। आत्मा अभिसंसन का अभिप्राय स्वयं को किसी अपराध में फंसाना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) में प्रावधान है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद का यह प्रावधान आत्मा अभिसंसन के सिद्धांत के निरूपित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह मूल अधिकार है। किसी भी अपराधी को या फिर किसी अपराध का अभियुक्त है उसको अपने खिलाफ अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए। ओके, इसका ऑप्शन ए हो गया है मूल अधिकार है। ओके, ऑप्शन बी हो गया है सामान्य संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन सी हो गया मानव अधिकार को सर्वभौम घोषणा के अधीन अधिकार है, जिसका भारत पक्षकार है। ऑप्शन डी हो गया निर्देशक तत्व, यानी नीति निर्देशक तत्व, जिसे राज्य को आपराधिक विधि लागू करते समय लागू करना चाहिए। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मूल अधिकार है। यह क्या? तो यह अपने खिलाफ साक्ष्य देने से संबंधित, यानी अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के सब क्लॉज 3 में बताया गया है आत्माभिसंसन सिद्धांत, यानी अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 20(3) में कहा गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह संविधान के भाग 3 में प्रत्यभूत स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत उल्लेखित है। ओके, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का कैसा अधिकार है? तो यह मूल अधिकार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान ने एक अभियुक्त को निम्नलिखित संरक्षण दिया है। ओके, यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत अभियुक्त को क्या क्या संरक्षण दिया गया है? ओके, ऑप्शन नंबर ए कार्य के पश्चात की विधि से संरक्षण, या ऑप्शन बी गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण, और तीसरा हो गया इसका क्या क्या प्रदान किया गया? पहला हो गया है कार्य के पश्चात की विधि, दूसरा हो गया गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण। ओके, जबकि तीसरा हो गया दोहरे संकट से, जिसको सही क्रम में सजाना है। किस क्रम के अकॉर्डिंग किसी भी अभियुक्त को संरक्षण दिया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद। ओके, तो इसको देख लिया जाए। तो पहले क्या बताया गया है? तो 20(1) के अकॉर्डिंग बताया गया कार्योत्तर विधि से संरक्षण बताया गया है। ओके, और 20 के 2 में बताया गया दोहरे दंड से संरक्षण बताया गया, यानी ओके दोहरे दंड संरक्षण आपका 3 में आ गया। ओके, तथा ये आपको बताया गया है 20 के हो गया 2 में हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 22 आता है, उसमें क्या बताता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण के बात बताता है। ओके, तो ये हो गया। इसके हिसाब से कैसा होना चाहिए? 1(3) होना आ गया कार्योत्तर विधि। ओके, 3 हो गया दोहरे दंड से गिरफ्तारी निरोध के विरुद्ध संरक्षण, 22 में बताया गया। इसके हिसाब से 1(3)(2), इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(1) में बताया गया कार्योत्तर विधि संरक्षण, जबकि 22 में दोहरे दंड संरक्षण को बताया गया है, तथा अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करना यह बताया गया है। ओके, अनुच्छेद 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन ए हाँ, परंतु केवल गंभीर अपराधों के ही संबंध में। ऑप्शन बी हाँ, परंतु केवल कुछ परिस्थितियों में ही। ऑप्शन सी नहीं। ऑप्शन डी हाँ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी नहीं। किसी अपराधी को या फिर किसी अभियुक्त को अपने खिलाफ स्वयं साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ओके, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) में उपबंध किया गया है कि आत्म अभिशंसन के सिद्धांत 20(3) से संबंधित है, जिसमें बताया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। ओके, तथा 20(3) में आत्माभिशंसन के सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है। यह सिद्धांत CRPC की धारा 161 के अंतर्गत पुलिस कार्रवाई पर भी लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, सही उत्तर को इंगित कीजिए। दोहरे दंड से अभिप्राय है। ओके, यानी दोहरे दंड से अभिप्राय से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए, दो व्यक्तियों का एक ही अपराध के लिए संयुक्त विचारण करना। ऑप्शन बी, एक ही व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण करना। ऑप्शन सी, एक ही व्यक्ति का उसी अपराध के लिए 2 बार विचारण करना एवं दंडित करना। तो ऑप्शन डी, एक ही व्यक्ति को उसके द्वारा एक ही घटना में किए गए विभिन्न अपराधों का विचारण करना। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी दोहरे दंड संरक्षण से अभिप्राय है कि एक ही व्यक्ति का उसी अपराध के लिए 2 बार विचारण एवं दंडित करना। ओके, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) से संबंधित है। इसमें बताया गया है दोहरे दंड से संरक्षण के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। इसमें यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ओके, की व्याख्या देख लेते हैं। दोहरे दंड के संरक्षण से अभिप्राय है कि एक ही व्यक्ति का उसी अपराध के लिए 2 बार विचारण एवं दंडित करना। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) द्वारा वर्जित किया गया। अनुच्छेद 20 के अधीन अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किए गए हैं। इसमें 3 प्रकार के संरक्षण की बात करते हैं। 20(1) में कार्योत्तर विधि से संरक्षण, 20(2) में दोहरे दंड से संरक्षण तथा 20(3) में आत्माभिशंसन से संरक्षण के सिद्धांतों को बताया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 दफा दंडित नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत को वर्णित किया, यानी इस सिद्धांत को कौन से धारा में बताया गया, कौन से अनुच्छेद में बताया गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19(1)(f) में। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20(2) में। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 22 में तथा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 20(2) में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 दफा यानी 2 बार दंडित नहीं किया जाता, जिसे ही बताया गया है, जिसे बोला गया है दोहरे दंड से संरक्षण के सिद्धांत 20(2) में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 158। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ओके, सही को सेलेक्ट करना। ए, अनुच्छेद 20 केवल नागरिकों को उपलब्ध है। ऑप्शन बी, संदिग्ध व्यक्ति अनुच्छेद 20(3) में प्रयुक्त अपराध के क्षेत्र में नहीं आता। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20(3) एक अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में अधिकार को प्रतिभूत करता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। तो इसका सही सेलेक्ट करना है। इसका सही है ऑप्शन नंबर सी, यानी 20(3) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) में जो आत्माभिशंसन के संरक्षण सिद्धांत बताया गया, इसमें एक अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में अधिकार को प्रतिभूत करता है। ओके, जबकि सब अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, यह जो 5 आर्टिकल हैं, यह जो 5 अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद केवल और केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। ओके, इसके अलावा अन्य अनुच्छेद भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशी को भी प्राप्त है। तो इसमें पहला में बताया गया है कि केवल अनुच्छेद 20 केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। ओके, ये तो गलत है ना, अनुच्छेद 20 सभी को प्राप्त है, भारतीय नागरिक हो या फिर विदेशी उसे भी प्राप्त है। ओके, जबकि 20(3) में बताया गया है, बी वाले ऑप्शन में बताया गया कि संदिग्ध व्यक्ति को अनुच्छेद 20(3) में प्रयुक्त अपराध के क्षेत्र में नहीं आता। यह गलत है, संदिग्ध व्यक्ति भी उसके अंतर्गत आ जाता। ओके, ऐसी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राण का अधिकार मृत्यु के अधिकार को सम्मिलित नहीं करता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देने वाला प्रावधान है और किसी भी काल्पनिक उड़ान के अंतर्गत प्राण को नष्ट करने को
प्राण की सुरक्षा के अंतर्गत पढ़ा नहीं जा सकता, ऐसा निर्णय दिया गया था किस वाद में? ऑप्शन नंबर ए पी रथिनाथम बनाम भारत संघ के वाद में, ऑप्शन बी मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के वाद में, ऑप्शन सी ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में, या फिर ऑप्शन डी जितेंद्र कुमार बनाम पंजाब राज्य के मामले में दिए गए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में उपरोक्त मत प्रतिपादित किए गए थे सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्राण का अधिकार मृत्यु के अधिकार को सम्मिलित नहीं करता है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देने वाला प्रावधान है और किसी भी काल्पनिक उड़ान के अंतर्गत प्राण को नष्ट करने को प्राण की सुरक्षा के अंतर्गत नहीं पढ़ा जा सकता है। पी रथिनाथम बनाम भारत संघ के वाद में निर्णित किया गया कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार भी सम्मिलित है, जबकि मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के वाद में अभी निर्धारित किया गया कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल, ओके, वह मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है? ओके, नीचे के जो 4 ऑप्शन बताया गया है इसके अकॉर्डिंग कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? ऑप्शन ए संघ बनाने का अधिकार, ऑप्शन बी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन सी शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार तथा ऑप्शन डी भारत के राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र आवाज संचरण का अधिकार। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सभी व्यक्तियों का अधिकार। कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ओके, सभी व्यक्ति को कहने का मतलब भारतीय व्यक्ति और विदेशी, भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ओके, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 यह 5 अनुच्छेद केवल और केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। ओके, जबकि इसमें बताया गया है ऑप्शन बी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, तो यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 21 किसको प्राप्त है? भारत के नागरिक और विदेशी नागरिक, अन्य देश के नागरिकों को भी प्राप्त है। तो इसमें ये बताया गया था कि पूछा जा रहा था इसमें कि कौन सा मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण सभी को प्राप्त है। जबकि आपको देख लेते हैं संघ बनाने का अधिकार, तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आ जाता है। शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार है, यह भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत आ जाता है। तथा भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचरण का अधिकार, यह भी ऑप्शन अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आ जाता है। इस कारण ये सब केवल और केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार क्या है? मूल अधिकार है, यह सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। संघ बनाने का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार तथा भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। ओके, केवल भारतीय नागरिक को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 प्राप्त है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित मूल अधिकार के बारे में उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय को सही कालानुक्रम में रखें, यानी किस समय पर कौन केस आया था उसको सीक्वेंस बाय लगाना। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला, एमके गोपालन बनाम मद्रास राज, तथा चौथा हो गया पीरथी नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ। इसको सीक्वेंस देख लिया जाए तो आपको एके गोपालन का बाद आया था 1950 में आया था। ओके, तथा एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला का बाद आया था 1976 में आया था। एंड मेनका गांधी बनाम भारत संघ का बाद 1978 में, तथा पीरथी नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ का बाद 1994 में आया था। तो इस अकॉर्डिंग इसका देखा जाए तो सीक्वेंस हुआ 3, 2, 1, 4। तो इसके हिसाब से आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 3, 2, 1, 4। ओके, 3, 2, 1, 4, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य के बाद 1950 में आया था। तथा एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला के बाद 1976 में आया था। तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद 1978 में आया था। तथा पीरथी नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ का मामला 1994 में आया था। इस अकॉर्डिंग हो गया 50 हो गया पहले, उसके बाद 1976 हो गया, फिर 78 और 94 आ गया। ओके, इस हिसाब से आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचियों को सूची 2 से मिलाना है, यानी किस केस में कौन सी बात बताई गई थी। ओके, तो इसको देख लिया जाए। सेकेंड पेज में चला जाता है, ये प्रॉब्लम हो जाता है। विदेशी यात्रा का अधिकार, बंदी यानी जो प्रिजनर होता है उसका अधिकार किस केस में बताया गया था। मृत्युदंड से संबंधित कौन सा केस है। सरकार का दायित्व कौन से केस में बताया गया था, इसको देखा था। ओके, तो विदेशी यात्रा का अधिकार आपको बताया गया था, मेनका गांधी के बाद में बताया गया था। ओके, तथा बंदी प्रिजनर का अधिकार आपको बताया गया था, ये सुनील बत्रा के बाद में बताया गया था। चलिए, मृत्युदंड बेचन सिंह के मामले में बताया गया था, मृत्युदंड से संबंधित। तथा सरकार का दायित्व बताया था भीम सिंह के मामले में, जम्मू कश्मीर में जो सेना ने लकड़ी जला दिया था, भीम सिंह का मामला सरकार के दायित्व से संबंधित है। तो इसको सीक्वेंस में मिलाया जाए तो पहले हो गया ए का हो गया 2 हो गया, बी का 4, ए का 2 हो गया। ओके, ए का 2 हो गया, बी का 4 हो गया, तथा ए का 2 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 3 हो गया, तथा डी का 1 हो गया। इसके हिसाब से आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। विदेशी यात्रा का अधिकार है आपको मेनका गांधी के बाद से है, तथा प्रिजनर का अधिकार सुनील बत्रा के संबंधित से है, तथा मृत्युदंड बेचन सिंह के मामले, तथा सरकार का दायित्व भीम सिंह के मामले से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, इसे भी देख लेते हैं एक नज़र में। मुरली देवरा का वाद किससे संबंधित है। SR चौधरी का वाद यह किससे संबंधित है, तथा PUCL का वाद डेमोक्रेटिक यह किससे संबंधित है। ओके, तथा PUCL का वाद किससे संबंधित है, दैन जो आपका डी आ गया, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स किससे संबंधित है, यह भी देखना है। जस्ट टाइपिंग नहीं हुआ है, इसके लिए क्षमा। चलिए इसको हम देखते हैं। मुरली देवरा का वाद संबंधित है आपको सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के निषेध से। ओके, मुरली देवरा, तथा SR चौधरी के बाद संबंधित आपको कोई व्यक्ति जो दोनों स्थानों में से किसी का सदस्य 6 मार्च तक नहीं का बाद चुना जाता है, मंत्री के रूप में दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता, उससे संबंधित है। ओके, तथा PUCL का बाद संबंधित है आपको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भोजन का अधिकार को एक मूल अधिकार माना है। ओके, तथा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का बाद आपको संबंधित है चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के पूर्ववर्ती को जानना मतदाता का मूल अधिकार है, यानी चुनाव लड़ने वाला जो अधिकारी अभ्यर्थी है उसका कैरेक्टर क्या है, उसके बारे में क्या सभी बातें उसको जानने का अधिकार कैसे अधिकार है, यह मूल अधिकार है। कि कौन से केस में बताया गया था, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। चलिए इस अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 3412। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। मुरली देवरा का वाद सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के निषेध से संबंधित है। ओके, तो जबकि SR चौधरी के बाद उस व्यक्ति के दोबारा मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने को निषेध करता है जो मंत्री बनने के पश्चात दोनों में से किसी सदन का सदस्य 6 माह के अंदर नहीं पहुंचा, है ना। किसी भी सदन में क्या हो 6 माह तक के अंदर कभी भी नहीं पहुंचा हो या फिर नहीं चुना गया हो। ओके, यदि किसी भी सदन में 6 माह तक वो नहीं पहुँचता है तभी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, तथा यह 6 मार्च तक मंत्री बनने के बाद नहीं चुना जाता है उसके तब पर भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ओके, PUCL के बाद में बताया गया था कि भोजन के अधिकार अनुच्छेद 1 के अंतर्गत मूल अधिकार माना गया है। ओके, मूल अधिकार माना गया है, तथा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के पूर्ववर्ती को जानने का मतदाता का मूल अधिकार है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में यह भी निर्धारित किया गया कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित है, या कौन से केस में प्रतिपादित किया गया। ओके, चलिए देखते हैं।
ऑप्शन नंबर ए स्टेट बनाम संजय कुमार, ऑप्शन बी मारुति श्रीपति दुब्बल बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन सी जगदीश्वर बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पीरथनाथम बनाम भारत संघ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी पीरथनाथम बनाम भारत संघ के यूनियन ऑफ इंडिया, वही पीरथनाथम बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया था कि जीवन का अधिकार और मृत्यु का अधिकार सम्मिलित। पीरथनाथम बनाम का मामला जो आया था 1994 में आया था। ओके, चलिए इसको व्याख्या देख लेते हैं और इसमें करेंट स्थिति है क्या बता देते हैं। पीरथनाथम बनाम भारत संघ के मामले में अभी निर्धारित किया गया कि जीवन का अधिकार में मृत्यु का अधिकार में शामिल, किंतु न्यायालय ने ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के बाद 1996 में आया था, उपयुक्त बाद में दिए गए निर्णय को उलट दिया। यानी पीरथनाथम बनाम भारत संघ का मामला वो 1994 में आया था, जिससे 1996 में उसको उलट दिया गया। तो किस केस में उलट दिया गया? ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के बाद में उलट दिया तथा उक्त बाद में दिए गए निर्णय को उलट दिया और कहा कि जीवन का अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है। मारुति श्रीपति दुब्बल बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बाद में सर्वप्रथम यह निर्णय दिया गया कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार भी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मताधिकार एक है, ऑप्शन नंबर ए वैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन सी मूलभूत अधिकार तथा ऑप्शन डी प्रथागत अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मताधिकार का अधिकार कैसा है? तो यह एक संवैधानिक अधिकार है। ओके, इसको देख लिया जाए व्याख्या के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो 18 वर्ष का हो गया हो वह मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा चुका है वह मत देने योग्य होगा। तो यह किसके अंतर्गत प्राप्त है? यह तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। ओके, यानी अनुच्छेद 326 के अंतर्गत प्राप्त है, यानी वह कौन से अधिकार के तहत है? वह संविधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार है, यानी कैसा अधिकार हो गया? संवैधानिक अधिकार। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। मताधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, इसके संबंध में उपबंध संविधान के अनुच्छेद 326 में दिया गया है। अभी हाल ही में 2013 में उच्चतम न्यायालय ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज व के मामले में 2013 में इसे संवैधानिक अधिकार माना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस बात में यह भी निर्णय दिया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करता है? ओके, यानी भारतीय संविधान के धारा जो आईपीसी के सेक्शन 309 है वह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करता है। यह कौन से केस में बताया गया था? ओके, ऑप्शन नंबर ए मारुति श्रीपति दुब्बल बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में बताया गया था, या फिर पीरथनाथम बनाम भारत संघ के मामले में बताया गया था, या फिर श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में बताया गया था, या खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में बताया गया था। तो आपको बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में बताया गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 309 संविधान का अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करता। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि आईपीसी की धारा 309 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करता, जबकि पीरथनाथम बनाम भारत संघ के मामले में जो 1994 में आया था उसमें अभी निर्धारित किया गया था कि भारतीय दंड संहिता का धारा 309 अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण करती है और इसे बाहर निकाला जाना चाहिए, उसके वो बताया गया था। पीरथनाथम का मामला आया था 1994 में और ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले आपको आए थे 1996 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? ओके, यानी जीवन के अधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत? ऑप्शन नंबर ए न जीने का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी आजीविका का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी आश्रय का अधिकार। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यानी न जीने का अधिकार। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में विभिन्न निर्णयों के आधार पर जीवन का अधिकार में आजीविका का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एवं आश्रय का अधिकार सम्मिलित है, जबकि जीवन के अधिकार में न जीने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में उल्लेखित तेल से बनाम बम्बई म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन के बाद में निर्धारित किया गया कि जीविकोपार्जन का अधिकार एक मूल अधिकार है। ओके, जीविकोपार्जन का अधिकार भी मूल अधिकार है, आश्रय का अधिकार तथा शिक्षा का अधिकार भी, जबकि ऑप्शन ए जो न जीने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए, विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधि। ऑप्शन बी, ऐसी विधि जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार हो। ऑप्शन सी, ऐसा विधि जिसे रोजगार के अधिकार प्राप्त हो। ऑप्शन डी, ऐसा विधि जो केवल प्रक्रिया से संबंधित है। तो हम आपको बताते चले, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताया गया किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित करेगा, अन्यथा उसे वंचित नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का लाइन है। ओके, तो इसे इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर ऑप्शन में यानी ऑप्शन इसका पहले देख लेते हैं, विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधि। ऑप्शन बी, ऐसी विधि जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार हो। तो ऑप्शन सी, ऐसा विधि जिसे रोजगार का अधिकार प्राप्त हो, तथा ऐसा विधि जो केवल प्रक्रिया संबंधित हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी ऐसा विधि जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार हो। इसका तात्पर्य यही है। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं, किसी व्यक्ति को उसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। इससे तात्पर्य है कि किसी विधि को नैसर्गिक न्याय के यानी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के अनुसार हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, यानी अनुच्छेद के 21 के अंतर्गत क्या क्या आता है। ऑप्शन नंबर ए, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। ऑप्शन बी, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। ऑप्शन सी, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वाद करने का अधिकार। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो बताते चलो 169 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार प्राप्त है। ओके, चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। एम.एच. हॉस्कॉट बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में इसे एक मूल अधिकार बताया गया है, निःशुल्क विधिक सहायता। ओके, जबकि गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अधीन बताया गया है। जबकि गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वाद करने का अधिकार भारतीय संविधान में नहीं बताया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण वाला आ गया। कथन ए, अनुच्छेद 21 विधि के समय प्रक्रिया की अवधारणा को अभिव्यक्त समाहित करता है। ओके, कारण आर, विधि की समय प्रक्रिया स्वतंत्रता का एक लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जिसको देखा था ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए बताता है ए और आर दोनों सही तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ए गलत है परंतु आर से, यानी अनुच्छेद 21 में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अवधारणा को अभिव्यक्त समाहित करता है, यह गलत है। जबकि सही क्या है, विधि की सम्यक प्रक्रिया स्वतंत्रता का एक लक्षण है। चलिए इसको व्याख्या के अधीन समझ लेते हैं। विधि की सम्यक प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 21 में अभिव्यक्त समाहित न होकर न्यायिक विनिश्चय यानी न्यायिक निश्चय के अनुसार यानी न्यायालय द्वारा निर्णय के अनुसार समाहित है। ओके, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में यह आधारित है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी विधि की सम्यक प्रक्रिया। ओके, शब्दावली अमेरिका संविधान में दैहिक स्वतंत्रता के विस्तृत अधिकार को बंद करता है। भारत में अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ओके प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पदावली का प्रयोग किया गया, जिसका आशय भारत में दैहिक स्वतंत्रता विधायिका द्वारा निर्मित कानून के अधीन है। किंतु उच्चतम न्यायालय ने मामले में दिए गए भी निर्णय में विधि के सम्यक प्रक्रिया के अमेरिका की अवधारणा को अनुच्छेद 21 में समाहित किया। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक गोपालन के बाद में दिए गए निर्णय को उलट दिया और यह भी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अधीन पारित विधि की वैधता की जांच न केवल अनुच्छेद 19(5) के अधीन वरना अनुच्छेद 14 के अधीन भी की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 170 पर। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या टीज न्यायसंगत यानी विस्तृत में ऋतुज न्यायसंगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है। ओके, ऑप्शन ए खड़ग सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन बी मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी ए के गोपालन बनाम भारत मद्रास राज्य तथा ऑप्शन डी गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में 1978 में जो सुप्रीम कोर्ट का वाद है उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि
कि प्रक्रिया का अर्थ कोई प्रक्रिया मात्र नहीं है, बल्कि ऐसे प्रक्रिया का है जो ऋजु, न्यायपूर्ण और युक्त हो। साथ ही यह भी कहा कि कोई प्रक्रिया सम्यक है या नहीं, इसके लिए कोई यह भी आवश्यक है कि उसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निहित हो तथा न्यायालय को न्यायिक अर्थान्वयन की प्रक्रिया के द्वारा मूल अधिकार के अर्थ तथा संदर्भ को छीन करने के बजाय उनके प्रभाव क्षेत्र तथा परिक्षेत्र का विस्तार करने का प्रयास करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 172 कार्योत्तर विधि से संरक्षण का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 तथा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 20 में आपको 3 सिद्धांत दिए गए हैं, उनके अंतर्गत ये सिद्धांत समाहित है। अनुच्छेद 20 में 3 सिद्धांत है। अनुच्छेद 20 के सब क्लॉज 1 में कार्योत्तर विधि से संरक्षण, अनुच्छेद 20 के सब क्लॉज 2 में दोहरे दंड से संरक्षण तथा अनुच्छेद 20 के सब क्लॉज 3 में आत्माभिसंरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। तो ये पूछा जाए तो कार्योत्तर विधि आगे आपको अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज 1। ओके, इस हिसाब से सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 20 में है कार्योत्तर विधि से संरक्षण के सिद्धांत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।